नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। राहुल गांधी का बयान क्या है देश की सेना का अपमान? आज पूरे देश में यही सवाल है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ बात ही ऐसी कर दी है। देश आजकल एक बहुत अजीब सी सियासत इस वक्त चल रही है। जब से सीज फायर हुआ है तब से कांग्रेस और विपक्ष सरकार और पीएम मोदी पर हावी है। यहां तक तो सब ठीक है, सवाल पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन अब सरेंडर जैसे शब्दों से चुटकी ली जा रही है और ऐसे में बात आती है कि क्या ये देश की सेना का अपमान हो गया है? इस पर काफ़ी राजनीति आज हुई, काफ़ी कुछ माहौल गर्म हुआ, लेकिन सवाल तो वही रहेगा। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आज इस विषय पर थोड़ी खुल के चर्चा करेंगे। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर पर सियासी तूफान बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर अब राहुल गांधी ने चुटकी ली और इंदिरा गांधी और 71 की याद भी दिलाई। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर। सीज फायर को सरेंडर बताने को बीजेपी ने सेना और देश का अपमान बता दिया और कांग्रेस जमाने में हुए सरेंडर का कैलेंडर खोल दिया। राहुल के एलओपी होने की काबिलियत पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने उनकी भाषा को पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों से भी आगे की भाषा बता दिया। सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। कांग्रेस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अब इसे मुकद्दर के सिकंदर का सरेंडर बता रही है। पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया? किससे डर गए? और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है। सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पराक्रम को दुनिया ने देखा। पाकिस्तान अपनी तबाही का रोना रो रहा है। सीडीएस समेत भारतीय सेना तो टूक कह चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। तो फिर आखिर सरेंडर की बात करके एक दूसरे पर इतना कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है? क्या ऐसे बयान देश और सेना का अपमान नहीं है? राइट, तो ये था पूरा मामला और अब इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह जी, डिफेंस और स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट और रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शब्दों का है यहाँ बहुत कुछ, किसने क्या किसके लिए इस्तेमाल किया, सरेंडर वाला वर्ड आया। महिमा जी, आपसे शुरुआत करता हूँ क्योंकि पूरा मामला राहुल जी के बयान से उठ रहा है। वो कह रहे हैं सरेंडर, और जितना हम समझ रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में ही है। अब सरेंडर किया नरेंद्र बोल रहे हैं, पर
वो भी अभी चलिए आगे बात आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री को ऐसा सीधा नरेंद्र बोलना, हीरो भी एक जगह मैंने सुना, अपना हीरो, अच्छा तो नहीं लगता। ये एक वर्ड मुल्ला भी आया, उसके लिए भी मैं कहूँगा वो भी अच्छा नहीं। एनीवे, ये बताइए कि क्या ऐसा कह के राहुल जी देश की सेना को कमतर आंक रहे हैं, खराब आंक रहे हैं? कहाँ से ये शब्द लेकर आए, और क्या इस सब की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी को भी, मैं 2 मिनट अलग रख रहा हूँ, कांग्रेस लेने के लिए तैयार है? जय हिंद विपिन जी। बड़े अचरज की बात है, आपने अभी बड़े सारे शब्दों का जिक्र किया और मैं तो हैरान इस बात से हूं। आपने जब अपनी रिपोर्ट दिखाई, सबसे पहले आपने कहा, आपने चुटकी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि चुटकी ली। बिल्कुल चुटकी नहीं ली। बहुत संजीदा सवाल है जो आज कांग्रेस पार्टी उठा रही है पिछले 1.5 महीने से, जिसके जवाब नहीं मिलते। हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रति अपमान पर अपमान आमंत्रित किए जा रहे हैं, खिल्ली उड़ रही है विश्व भर में। और यहाँ भाजपा है जो भारत को मोदी बनाने में लगी हुई है। भारत नरेंद्र मोदी नहीं है। दूसरा, आपने पूछा अच्छा लगता है क्या कि भारत के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी बोला जाए? क्यों ना बोला जाए, उनका नाम नहीं है नरेंद्र? नरेंद्र उनके माता पिता ने उनका नाम रखा। आपका नाम विपिन है, आपको विपिन ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? मेरा नाम महिमा है, महिमा बोलेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, मेरे प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ करदाताओं के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न पूछने आज किससे जाए, जब भारत के देशवासी बेड़िया बंद के जबरदस्ती गौमांस खिलाए जाने के बाद एक सेना के प्लेन्स में उतरकर आते हैं अमेरिका से? किससे प्रश्न उठाए? आपने शब्दों का जिक्र किया, आपने अभी मुल्ला शब्द पर भी आपत्ति जताई। अभी अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता का बयान चलाया था और उसमें प्रयोग हुआ कि नया नया मुल्ला जो है प्याज ज्यादा खाता है, मुल्ला गैर मुल्ला। मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से। तो बिल्कुल आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हुए आज उसका उत्तर देंगे। लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये याद रखिए, आपने मुझसे पूछा कि जाहिर सी बात है आज ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में इसकी बात हो रही है। हम तो पिछले कई वर्षों से बता रहे हैं इस देश के अंदर चल क्या रहा है। किसान आंदोलन होता है, 1.5 साल तक चलता है। नहीं, अभी महिमा जी इसी पे रहते हैं, अभी इसी पे रहते हैं, उस पे बाद में आएंगे। लेकिन सरेंडर वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा कि चलिए मैं छोड़ देता हूं, लेकिन सेना के संदर्भ में मैंने सवाल पूछा है, क्या भारत की सेना ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है? आपने सरेंडर पर प्रश्न पूछा है विपिन जी, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। हाँ, आप सरेंडर पे ही रहे, अभी हम पीछे नहीं जाएंगे, प्लीज मेरी बात को समझिए। 11 साल से सरेंडर का ही खेल चल रहा है ना। अरे नहीं, वैसा वाला जवाब नहीं, अभी वाला दीजिए। अभी उस पे भी आ जाएंगे, 1 घंटा हम बात करने वाले हैं। सरेंडर कहां से आया, कैसे पता है राहुल गांधी को कि भारत ने सरेंडर किया? आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, अभी मैं आपकी टीम को भेज देती हूँ, चला दीजिएगा। सन 2020 की ट्वीट है राहुल गांधी जी की, जिसमें उन्होंने उस समय पर भी इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि चीन के सामने घुटने टेके क्योंकि महिमा जी देखिए, अभी के संदर्भ, अभी वाली घटना किससे छुपी हुई है मैम? अभी वाली घटना किससे छुपी? अभी पिछले संदर्भ में जाके देखिए, मैं बहुत बेवजह में बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चाहते हैं वही बात क्यों बोली जाए विपिन जी? नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि जो मैं सुनना चाहता हूँ बात बोली जाए, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताया जाए। हम तो अंग्रेजों के दौर से सरेंडर की बात कर रहे हैं। अरे नहीं मैम, अब आप सवाल को कहीं और ले गए, अब आप सवाल को बिल्कुल ही कहीं और ले गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी जी ने उसी मंच से बताया है कि इनके पूर्वजों का काम भी सरेंडर करने का ही था, सरेंडर वाले पत्र लिखते थे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैम, सब चलिए, मैं आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन मुझे अभी का तो बताइए कि ये जो पाकिस्तान के साथ फेस ऑफ हुआ, इसमें इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया, ये बात कहां से आ गई? इंडियन आर्मी का नाम किसने लिया विपिन जी? आपने कहां सुन लिया? हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, और हमने तो ये हमारे जो माननीय नेता हैं राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि एक फोन आया और उधर से बोला डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र सरेंडर, तो इसके और क्या मायने हैं? और दूसरी बात, ये फोन आया, किसने क्या बोला, ये कैसे पता राहुल जी को? ये बात तो, ये सुनिए, ये बात तो 1 दर्जनों बार पूरे विश्व में घूम घूम कर इसका दावा ट्रंप ठोक रहे हैं। आप और मेरे लिए क्या है कोई अचरज? नहीं, वो देखिए, जो एक अभी मैंने जब अभी सुधांशु जी जो बोल रहे थे, उसमें मैंने जो मुझे ठीक नहीं लगा उसका मैंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ना पाकिस्तान ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, ना किसी टेररिस्ट ग्रुप ने इसका इस्तेमाल किया। ये वर्ड आया कहां से? आप एक बात बताइए, आपने क्या
डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को बड़े गौर से सुना कि नहीं? वो जो नहीं देखिए, अभी आप स्पेसिफिक में जा रही थी मैम, तो मैं भी स्पेसिफिक में बात करूंगा। उन्होंने भी सरेंडर या इस तरह की किसी चीज का जिक्र नहीं किया। आपको बड़े स्पेसिफिक में बता देते हैं। उन्होंने बोला आई थ्रेटेंड देम विद ट्रेड, आई थ्रेटेंड देम विद ट्रेड। मैंने व्यापार की धमकी दी, बार बार बोला ट्रंप ने। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने निकल के बोला कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और ऐसी भाषा का को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में? क्यों नहीं आपने इसके ऊपर चर्चा करके भाजपा के प्रवक्ताओं देखिए, को फिर आप हर संदर्भ में, मैंने तो स्पेसिफिक पूछा। खैर एनीवे, अब मैं और आप ही बात करते रह जाएंगे। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि भले ही वो सरेंडर वर्ड कहां से आया, क्या आया, लेकिन वो सारी चीजों का मतलब यही है कि सरेंडर किया गया। अब आप इसे अपनी सेना से जोड़िए, प्रधानमंत्री से जोड़िए, उनके नाम से जोड़िए, जो करना कीजिए। देखिए, एक एक करके जवाब दे देता हूं। मैं महिमा जी को सुन रहा था। महिमा जी ने कहा, आपने जब इनसे कहा कि बड़े हल्के अंदाज में जो है राहुल गांधी जी ने नरेंद्र सरेंडर कहा, तो महिमा जी ने कहा नहीं नहीं, हमने तो बड़े संजीदा तरह से ये सवाल उठाया। तो ये खीखी करके आप संजीदा तरह से सवाल कैसे उठाते हैं, जरा ये कला मुझे भी बताइएगा। वो खीखी करके वो भी हंस रहे हैं, जनता भी हंस रही है, उनको लग रहा है तालियां चल रही हैं, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चल रहा है। तो ये खीखी करके कैसे संजीदा होता है आदमी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं, ये तो 2020 में भी कहा था, ये तो तब भी कहा था, ये तो जब भी कहा था। मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जब प्लासी में लड़ाई चल रही थी, तो सिराजुद्दौला के पास 1 लाख सैनिक थे और क्लाइव के पास 20,000। बावजूद उसके क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि उनके पास मीर जाफर गद्दार था। इस देश में आज भी मीर जाफर हैं और उनकी शक्लें देखने और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी ट्रेड्स आपको दिख जाएंगी। कुछ लोग इस देश में सीरियल ऑफेंडर है गद्दारी के मामले में, और ये वो करते ही चले जाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि ये गलती से निकल गया हो या कुछ ना 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 ना, ना या नासमझी में निकल गया हो, ना 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 जी, इनका रिकॉर्ड है ये इस देश का। और दरअसल नरेंद्र मोदी जी तो बीच में कह तो ये सेना को ही रहे हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं कैसे कह रहे हैं। 73rd यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राहुल गांधी का कोट ट्वीट करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद हालात बेहद खराब है। वहां के जो मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी, उन्होंने खुद अपने ट्वीट में यह बात एक्सेप्ट करी। नंबर 1। नंबर 2, गलवान में जब ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी, अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, जब इस देश की सेना चाइना की सेना को पीट रही थी, जब यही व्यक्ति थे ये कहने वाले कि सेना पिट रही है, हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट किया हो उसकी शर्तें निभा रहे हो। आज ये देश फिर से ऐसी स्थिति में है, तो इनका सवाल मेरे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो मुखबिर हैं, नरेंद्र सरेंडर हैं, नरेंद्र तूने गलत किया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या साबित करना चाहते हो? कितने एयरक्राफ्ट गिरे? पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, कोई बात नहीं, प्रवक्ता बन जाओ, चुनाव लड़ लो वहां, क्या फर्क पड़ता है, देश देख रहा है भाई। यही बातें वो पाकिस्तान जाकर कोट करेगा, यही इसी तरह की चीजें कोट करेगा, फिर कहना कि नहीं नहीं हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है, वो तो होगा ही। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। एक चीज बताइए, कौन सरेंडर करता है? अब मैं 4-5 इंसिडेंट्स बताता हूं आपको, और विद फैक्ट्स बताऊंगा, ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी फेंक दिया। हमने उनके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, हमने उनके 11 से ज्यादा, वो तो खैर डॉजियर में 23 बता रहे हैं, लेकिन उनके 11 एयरबेसेस को उड़ा दिया, लश्कर और जैश के एयरबेसेस को उड़ा दिया, जहां से कसाब आया था उसको उड़ा दिया, जहां से हेडली आया था उसको उड़ा दिया, 26-11 के जो ट्रेन करने वाले लोग जहां से आए थे, जब इनकी हैसियत नहीं थी और ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और वहां से जो ट्रेन होकर लोग आए थे उनको उड़ा दिया। और इसके अलावा इसके बाद भी अगर इनको लगता है सरेंडर, तो मैं मानता हूं इनकी मानसिकता का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरेंडर क्या होता है मैं उसमें कुछ एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 1965 में 7 दिन की वॉर के बाद जो स्थितियां बनी, और स्थिति नहीं आप कोई गलत बात, अच्छा हो गलत नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा मोहतरम आपसे नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने समय में बोलिएगा, हस्तक्षेप के लिए आप नहीं है ना। महिमा जी उन्हें बोलने दीजिए, महिमा जी उन्हें बोलने दीजिए, आपके पास होगा ना उनको जवाब देने का मौका। चले जा रहे हैं इन्हें, ये क्या है, ये डिसरप्शन क्यों है? ये मैं तो उनके बीच में नहीं बोला, ये डिसरप्शन क्यों है? ये छटपटाहट की आवश्यकता नहीं है, सुनने की भी क्षमता रखिए जब बोलते हैं। चलिए, जैसी बहस इसमें जाती है कि उसने ज्यादा क्यों बोला, किसी ने कम क्यों, नहीं महिमा जी देखिए, मैं जब आप बोल रहे थे ना,
मैंने आपको अरे, डिस्टर्ब बात नहीं है, किया, उसको मैंने कहा सिर्फ जाए। आपको कुछ चीजें पूछी। और देखिए मामला सेना बार का है, टोका। मामला, आपने हाँ तो मुझे मामला सेना का है मैम। भी अब बराबर मामला सेना का ऐसा नहीं नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं टोकता आपको। कल नहीं, भी आपके एक नहीं, प्रवक्ता आए थे, शायद 11 मिनट लगातार कल का आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं नहीं टोकता हूं, लेकिन भाई, जहां भाजपा मुझे के लगा प्रवक्ता मैंने विवेक टोका। अनुसार खैर बोल एनीवे, रहे मैं अब आप दोनों से आगे जा रहा हूं। अबे दुबे साहब मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान की संसद में सुर्खियां बन रहा है। इस तरीके के बयान देना, इस तरीके की बातें करना, ठीक है राजनीति का उनका हिस्सा होगा, लेकिन क्या ये भारत को एक कदम पीछे नहीं खड़ा कर देता, जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की संसद में क्या बन रहा है, पाकिस्तान का मीडिया किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, या पाकिस्तान को लाभ हो रहा है नुकसान हो रहा है, ये एक अलग पहलू है। सवाल इस बात का है कि इस वक्त देश की जनता क्या सोच रही है। खास तौर से जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक हैं, नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे हैं, वो लोग इस पूरे मसले के ऊपर क्या सोच रहे हैं। अगर हम उसके ऊपर निगाह डालेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि विपक्ष क्या बात कह रहा है, विपक्ष कौन से सवाल उठा रहा है। शब्दों के ऊपर मत जाइए, वो तो कर शब्दों का चुनाव इस देश में काफी लंबे अरसे से खराब हो चुका है। नरेंद्र मोदी भी इस मामले में बहुत आगे हैं, उन्होंने भी विपक्ष के नेताओं को बहुत खराब शब्दों में याद किया है। उसकी सूची हम बनाए, दूसरी सूची आप दें, उससे कोई फायदा नहीं है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि जब भारतीय सेना जमकर पाकिस्तान की आखिरी 2 दिन में पिटाई लगा रही थी और बैलिस्टिक मिसाइलों से पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला बोल रही थी, उसके बाद में अचानक एक संघर्ष विराम होता है। और उस संघर्ष विराम की घोषणा भारत की सरकार नहीं करती, पाकिस्तान की सरकार नहीं करती। उस संघर्ष विराम की घोषणा सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते। उसके मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे बाद भारत की तरफ से उसकी तस्दीक की जाती है। तो जैसे ही यह घटना घटित होती है, तभी से सवाल लगातार उठने शुरू हो जाते हैं। और तब से अब तक चूंकि भारत सरकार ने अपना कोई आधिकारिक नैरेटिव नहीं दिया है इस झड़प का। युद्ध तो भारत सरकार भी नहीं मानती कि भारत पाकिस्तान में झड़प हो रहा था, एक युद्ध हो रहा था, एक झड़प हो रही है। छोटी झड़प थी 4 दिन की। तो जब वो आधिकारिक नैरेटिव वहां से नहीं आता है तो फिर बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं पब्लिक स्फीयर में, और वो एक दूसरे को काटते भी हैं, उसमें अलग अलग किस्म के तथ्य भी हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। भारत सरकार को चाहिए कि अगर वो इन सब बातों को शांत करना चाहते हैं तो वो एक प्रामाणिक, विश्वसनीय, आधिकारिक नैरेटिव देश की जनता के सामने पेश करें, वरना इसी तरह की बातें होंगी और सरकार जो दावा करेगी या सरकार के जो प्रवक्ता दावा करेंगे, उन प्रवक्ताओं के खिलाफ भी उनको काटने वाले दावे भी होंगे। और टीवी पे हम लोग बहस आयोजित करके कौन अच्छा है, किसने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, किसने खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, आम लोगों के अंदर जो भावना है, क्योंकि ये भावना खुद भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं ने बड़ी लंबी, उनके नेताओं ने लंबी डींगे हाँक के बनाई है। हम अब की बार तो भाषण दिए गए हैं पब्लिकली, पिछले 7-8 साल से दिए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री इसीलिए बने हैं तो पीओक्यू को उन्हें लेना है, उन्हें कांधा और तुहर की दाल की कीमत कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इस प्रकार के तमाम वक्तव्य दिए गए और वक्तव्यों को कभी खंडन नहीं किया गया है। तो ये सारी की सारी अपेक्षाएं जो हैं भाजपा ने पैदा की हैं। और जब फौजी झड़प शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद में ये अपेक्षाएं जाहिर है फिर मीडिया ने जमकर इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा हो गया, आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया, ये सब भी तो हुआ, कराची में पोर्ट तबाह कर दिया गया, ये सब भारत का मीडिया करता रहा। इससे जो पूरा माहौल बना है, इस माहौल से भाजपा के जनाधार में और नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों के एक काफी अच्छे खासे हिस्से में ये सवाल हैं जो कि विपक्ष उनको वाणी दे रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो आपके पास, लेकिन सबके विचार ले लूं एक बार, फिर आपके पास भी आऊंगा। हर्षवर्धन जी, अभय साहब कह रहे कि सरकार इस पर आए, एक साफ टिप्पणी दे दे या जो भी है इस पे क्लैरिटी दे दे, या एक बार अपना कोई आधिकारिक बयान दे दे तो फिर सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, नहीं तो इस बीच में ऐसी राजनीति, ऐसे शब्द, ऐसे बयान आते रहेंगे। विपिन जी, मुझे लगता है कि देश को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के भीतर और सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस तरह का व्यवहार किया। भारत की सरकार ने, जब हम सरकार कहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता,
सेना के प्रवक्ता, सबके बयान को अगर देखें तो उन्होंने लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो सबसे सर्वशक्तिमान है, आज के जो आधुनिक युग है उसके सबसे सर्वशक्तिमान जिसको कहें, उस राष्ट्रपति को बार बार अपमानित किया, शर्मसार किया। अब देश में किन लोगों को यह आनंद आ रहा है कि वो ट्रंप के कहे पर देश का अपमान देख रहे हैं, उसके आधार पर राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर, उनके पास कोई है ऐसा जो पेगासस का भी उससे भी बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की बातचीत सुन लेते हैं और उसको जिस अंदाज में कहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस पार्टी की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका रही, जिस पार्टी के कई टुकड़े होने के बाद, पता नहीं कितने हैं, वो अभय जी ज्यादा अच्छे से बता देंगे, वो इन चीजों के ज्यादा विद्वान अध्ययन करता है। मेरे ख्याल से 10-15 बार तो कांग्रेस टूटी ही होगी। इंदिरा जी ने जिस कांग्रेस को पूरी तरह से पीट कर, धोकर, पोंछ कर, सुखा कर फिर नहीं बना दिया, परिवार की पार्टी हो गई। अब मुझे लगता है उसको भी राहुल कांग्रेस ने टेक ओवर कर दिया और देश की सबसे पुरानी पार्टी का अवसान कर दिया। वरना सोचिए कि जिस जनसंघ और भाजपा को आप चाहे जो कह लें, जिस संघ को आप चाहे जो आलोचना करें अलग अलग विषयों पर, लेकिन जब देश का अवसर आया तो कभी विपक्षी पार्टी के तौर पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी भूमिका निभाई। राहुल गांधी वहां भी मजाक बना रहे। हमने तो सबको बहुत अच्छे से जान लिया है, हम जानते हैं आरएसएस भाजपा को थोड़ा सा दबाओ तो पीछे हट जाते हैं। अरे तो दबा लिया होता ना भाई, आप तो दबा ले रहे हैं, तो आप देश का भला कर दे रहे हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के नाते इतना स्तरहीन कोई नेता भारतवर्ष की राजनीति में होगा, कम से कम ये तो आज तक देश नहीं थे। और ये मेरे लिए पीड़ा की बात है, मैं कोई खुश नहीं हूं कि राहुल गांधी की छवि इतनी खराब हो गई। राहुल गांधी को देश इस तरह से देख रहा है, इस तरह से गली चौराहे चौक मोहल्ले पर बात हो रही है, घर घर में बात हो रही है, किस व्यक्ति को हो क्या गया है। ये व्यक्ति देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बता चुके हैं, हमारे विदेश सचिव पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफ कर चुके हैं जिसमें सारे लोग होते। राहुल गांधी को हो क्या गया है? राहुल गांधी देश का अपमान करने पर तुल गए। नरेंद्र सरेंडर का मतलब क्या होता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात करते हैं उसमें इजराइल और फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्षों ने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात करते हैं उस पर पुतिन ने या जेलेंस्की ने कुछ कहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात करते हैं पहले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी, क्या शी जिनपिंग बयान देने के लिए आते हैं? क्या दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से किसी राष्ट्राध्यक्ष की बात ऐसे कहता कि नहीं तुम झूठ बोल रहे? ये पवन खेड़ा कह सकते हैं कि क्या उनका रैलियों के प्राण, क्या क्या बात हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, पीड़ा का विषय है, कांग्रेस पार्टी का इतना पतन होगा, देश का हर व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है कि जब हमारी सेनाओं ने यह शौर्य दिखाया, जब इंदिरा जी ने शौर्य दिखाया था तो पूरा देश उनके साथ था, लेकिन जब आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शौर्य है, और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी को डर नहीं था ना, अटल बिहारी वाजपेयी को कोई हीन भावना नहीं थी कि अरे मैं तो चुनाव हार रहा हूं, मुझे तो कांग्रेस को अपमानित करना चाहिए, देश को अपमानित करना चाहिए, नहीं किया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी के मन में हीन भावना है, लगातार 3 बार हारे हुए नेता के तौर पर वो बात कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, देश के नेता के तौर पर बात ही नहीं कर रहे हैं। और एक लाइन में और जोड़ दूं, अक्सर ये कहा जाता है ना कि इसी डोनाल्ड ट्रंप को तो भक्त मंडली, मोदी समर्थक, यही मीडिया ये सर माथे पर उठाकर रखते थे। हाँ सही बात है, डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के साथ खड़े थे, भारत के विमर्श को मजबूत करते थे, भारत की बात करते थे, तो यही लोग सब सर माथे पर उठाकर खड़े थे। और आज विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप को सर माथे पर लेकर नाच रहा है। वो विश्लेषक, उन विश्लेषकों के बयान थोड़ा दिन पहले के देखिए जो आज डोनाल्ड ट्रंप के आधार पर भारत की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वही विश्लेषक कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहेंगे, तो झूठा आदमी है वो। देखिए वो फलाना अमेरिका का मीडिया हाउस है जो गिनता है कि साल भर में इतने झूठ बोले। पता नहीं कैसे लोग इतना दोहरा चरित्र दिखा पाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। पार्टी के तौर पर राहुल कांग्रेस ने इस देश की राजनीति की विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ठीक है, सीमा या महिमा जी माफ कीजिए, कुछ कहना चाहती, लेकिन महिमा जी जैसा मैंने शिवम को कहा था आपके पास भी आता हूं। अभी कर्नल साहब हैं काफी देर से हमारे साथ, क्योंकि वो सेना के रिप्रेजेंटेटिव है, मान सकता हूं क्योंकि पूर्व सैनिक रहे। कर्नल साहब, जब राहुल गांधी ने, मैं तो आपके मन की बात पूछ रहा हूं पहले, जब राहुल गांधी, और जो मैं बात राहुल गांधी या कांग्रेस की नहीं है, वो देश की संसद के नेता विपक्ष भी है, बहुत बड़ा पद है, जनता की आवाज़ है, जब वो ये कहते हैं कि सेना मतलब सरेंडर कर दिया, और जिस अंदाज में वो कहते हैं, तो क्या एक सैनिक के तौर पे आपको कैसा लगता है?
नहीं, मैं केवल सैनिक के हैसियत से यहाँ नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हूँ। और जो लोग भी टेलीविजन पे आते हैं वो मुझे जानते हैं। मैं कई सालों से नहीं नहीं, मेरा मेरा वो तो है ही सर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके दिल में तो वो चीज धड़कती है ना। हाँ, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट होने के कारण मैं होते हुए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी देखें तो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी थी, उनका है फर्स्ट यूज और हमारा है नो फर्स्ट यूज। तो उन्होंने 3-4 कंडीशंस दी थी, जिसमें फर्स्ट यूज उन्होंने कहा था कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी से छेड़छाड़ की तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। दैट इज अ रेड लाइन। कर दिया हमने। दूसरा उनका था कि अगर आप हमारे मेजर सिटी को, किसी मेजर शहर को अगर आप थ्रेटन करते हो तब हम वो रेड लाइन मानेंगे और अब हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करके हमने नूर खान एयरबेस को ठोक दिया और अच्छे तरह से ठोक दिया, वो भी रेड लाइन क्रॉस कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि कराची को अगर आप ब्लॉकेट डालोगे तो हम उसको भी रेड लाइन मानेंगे। अभी किसी ने कहा कि कराची में, आप जान लीजिए कि क्या क्या कराची में बोलान में क्या हुआ है, वो ज्यादा कराची से दूर नहीं है, तो वो भी रेड लाइन हमने क्रॉस कर दिया। फिर चौथा है उनका कि एग्जिस्टेंस हमारा अगर थ्रेटन किया आपने तब हम उसको रेड लाइन मानेंगे, वो भी हमने कर दिया। सकार्डू से लेके और नीचे कराची तक हमने जो नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा हमने बॉम्बार्डमेंट कर लिया। तो देखिए, इसे अब एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ सर? ये दुनिया में इस तरह की लड़ाई, इस पर कई सालों तक इस पर अध्ययन होगा और यही अभी फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, 400-400 किलोमीटर दूर से हमने उसको, उनके टारगेट्स को इंगेज किया। ठीक है, अब इस पे तो सबको गर्व करना चाहिए कि हमने कितना जल्दी ये चीज, जो नई युद्ध पद्धति जो आ रही है, जो ये नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का है, हमने कितना जल्दी उसको एसिमिलेट किया, उसको रिफाइन किया और फाइन ट्यून किया। और वो कहाँ पे ट्यून किया? वो जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ था टिबेट में। फर्स्टली इट इज नॉट इंडो चाइना बॉर्डर, इट इज इंडो टिबेट बॉर्डर। और ठीक है ना, वहाँ वो येलो चाइनीज वहां पे नहीं बैठे हुए हैं, सब 16,000 फीट में आप कुछ ही दिन रह सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर ये कहता है कि चाइना से आप पिट गए, अरे जब दोनों देशों में ये समझौता कि गोली नहीं चली है और आज तक कोई गोली नहीं चली है, तो कौन किसको पीट रहा है भाई? ये धक्का मुक्का वॉरफेयर होता है? ये मुझे कोई समझा दे। मैं आई एम फेड अप ऑफ दिस कि जब दोनों देशों में ये है कि भाई गोली नहीं चलेगी, आज तक गोली चली नहीं है, विदाउट, तो हमारी जितनी टैक्टिक्स, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी होती है, सब फायर पावर पे होती है। जब फायर ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे धक्का मुक्का को आप वॉर बोलते हैं? तीसरी बात कि क्या, ये देखिए, ये फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो हमने अडॉप्ट किया है, आपको आई एम टेलिंग यू, आप देख लो कितने ड्रोन्स, बेरख्तियार, ये वो कहाँ के चाइनीज ड्रोन है। आप कहते हैं प्रूफ लाओ। भाई प्रूफ, वो तो कह रहे कि हमने दिल्ली ठोक दिया, हम तो दिल्ली में बैठे हुए, मैं बहुत नजदीक रहता हूँ पालम एयरपोर्ट के, मैं तो नहीं, यहाँ तो कोई नहीं गिरा है। आप बताइए कहाँ, अगर आपको किसी ने बताया हो इसके बारे में। तो ये है आपको, और सबसे बड़ी चीज है क्योंकि इसमें 70% जो कंपोनेंट था वो इंडिजिनस था। तो आपके अपने देश के साइंटिस्ट और आपको अपने जो इसके लिए लीडरशिप चाहिए सर। ये बिना लीडरशिप और पॉलिटिकल विल के ये हासिल नहीं हो सकता था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे, प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ना, ये बोलने वाले, और सबको मैं पहचानता हूँ, आई नो देयर एंटीसिडेंट्स, ये जो बोल रहे हैं ना, इनके दिल में क्या है? इनके दिल में सबसे बड़ा दुख है कि पाकिस्तान ठुका तो क्यों ठोका आपने उसको?
और दूसरा इनका यह है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि रफाल को क्या हुआ, कितने गिरे। सुखोई को कुछ हो जाए इनको कोई मतलब नहीं है, मिग को कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं है, कोई मिराज को कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं है। रफाल कितने गिरे, इसकी ये पीड़ा इनको है। दूसरी बार ये देखिए क्या है, ये सर एक सिलसिलेवार तरीके से हमने किया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने बालाकोट किया। बालाकोट भी एक तरह से वो भी कुछ हद तक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का वो था। उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि बालाकोट स्ट्राइक के जैसे स्ट्राइक से बचने के लिए हमारा क्या एयर डिफेंस मेजर होना चाहिए, और उसको भी हमने भेद के हमने जो डिस्ट्रक्शन कॉज किया है। अगर आपको डिस्ट्रक्शन पे विश्वास नहीं है, अगर आप जानते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स पढ़ना, मैं तो जानता हूँ, तो आप उसको देख ले। और ये देखिए क्या है, ये इमरान खान ने भी, इमरान खान बहुत बड़ा क्रिटिक क्या, वो उसका दुश्मन है आसिफ मुनीर का, उसकी भी मैं ऐसा स्टेटमेंट में मैंने नहीं सुना, ऐसा स्टेटमेंट है। और तीसरी बार कि सर एक बात बताइए कि पहले क्यों नहीं इंडस वाटर ट्रीटी आपने ये किया था? अमेरिका के सैंक्शंस के डर से ना, कि मैंने करवाया था, टेक प्राइड कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमने करवाया था। आपने तो पहले, तो इस बार तो अभी तक अमेरिका ने कुछ बोला नहीं है। हमने तो सीज फायर सस्पेंशन तब सस्पेंड किया जब जेडी वॉन्स वाज ऑन द इंडियन सॉइल। अब इसको आप उपलब्धि मान के ये करें तो ठीक है, अब अच्छा है। अगर आप ठीक है कर्नल साहब, नहीं आपने एक बड़ी अच्छी दलील पेश की और बहुत अलग नजरिए से पेश की कि भारत ने क्या किया क्या नहीं किया, और ये बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। लेकिन महिमा जी, अब देखिए फिर मैं उस सवाल के साथ, आप बहुत कुछ बोलना चाह रही थे, अब लौट रहा हूं आप दोनों प्रवक्ताओं के पास ही आ रहा हूं और आप ही बोलेंगे। भारत की सेना जिसने इतना पराक्रम दिखाया, जिसने इतनी लड़ाई लड़ी, जिसने वहां पर, और जिसका सब कुछ पूरा सबूत है, जो कर्नल साहब भी कह रहे हैं। चलिए स्ट्रेटजी जो उन्होंने बताई कि क्या क्या पाकिस्तान ने बोला था, कब वो न्यूक्लियर आर्म का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, जो सब कुछ है, जो दिख रहा है पाकिस्तान के दावों के सामने, तो अभी भी एक सिंगल पिक्चर नहीं है। पर उस चीज को मैं अलग रख रहा हूं। इन सबके बीच ऐसी बात करना, क्या देश की सेना के पराक्रम को खराब करना, उनका कॉन्फिडेंस डाउन करना, उनको थोड़ा नीचा दिखाना, ये नहीं लगता आपको? क्या विपिन जी, फिर आप वही पूछ रहे हैं कि ऐसी बात करना? कैसी बात विपिन जी? मैंने तो आपको पूरी व्याख्या बताई उस पूरी बात की। लेकिन बहरहाल अभी मैंने सेना माफ कीजिए, मैं बहुत शालीनता से आपसे पूछ रहा हूँ, सेना वाली बात। मैं बड़ा सिर झुका के बड़ी तवज्जो से सलाम करती हूँ हमारी सारी सेनाओं और उनके शौर्य को, और जो विशेषज्ञ महोदय बैठे हुए हैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए जनरल मनोज नरावणे की बात भी याद दिलाना चाहती हूँ, और जनरल एजेबी जैनी जी की भी बात याद दिलाना चाहती हूँ। दोनों भूतपूर्व चीफ्स हैं, और अभी हाल में जो सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बयान दे दिया है, उसका भी याद दिला देना चाहती हूँ। भाई राफेल की बात तो अभी उन्होंने करते हुए बताया ना, अनिल यादव जी ने सबसे ये कहा सिंगापुर में बैठकर कि अपने देश में आप लोगों के चैनल्स को उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि यहाँ आकर बताएं। सिंगापुर में बैठ के पूछा कि भाई कितने गिर गए, छोड़ो क्यों गिर गए, और उसके बाद हमने क्या किया वो उस पर आओ। तो मैं जनरल मनोज नरावणे की बात सबसे पहले याद दिला दूं विपिन जी। जनरल मनोज नरावणे ने ये कहा कि हमने हाथ आए हुए अफसर को तीसरी बार गवा दिया। अब बोलिए, वो भी भारतीय सरकार के सेना के खिलाफ है, बोलिए ना। अब बोलिए कि एजीपी जैनी जी जब कहते हैं, एक मिनट सर, मैंने आपकी बात को बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना। मैं बोलिए सीनियर्स की और वेटरन्स की बातें याद दिला रही हूँ ना। एजेबी जैनी जी ने अभी गत सप्ताह में बहुत सारे साक्षात्कार देते हुए ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि पहले इतना बखान नहीं होता था, कोई छाती नहीं ठोकती थी सरकारें, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी कहते थे, और ऐसा बहुत बार किया गया। और हमने म्यांमार के अंदर और बहुत सारी उन्होंने व्याख्याएं की, कहां पर घुस के और मारा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी काफी पीछे ले गए थे। मैं उस समय का उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि उस समय नेता प्रतिपक्ष, अरे महोदय, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जो होते थे, क्या उनके मुंह से मुजरा, मंगलसूत्र, मुगल, क्या उनके मुंह से एक अकेला सब पे भारी सदन के पटल पे कभी सुना था क्या आपने? हमने तो नहीं सुना था। इस तरह का जो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र का माहौल बनाने का पिछले 11 वर्ष में काम किया है, हमने नहीं सुना था।
और उसके अलावा मैं एक बात याद दिला दूं आज विपिन जी, इससे पहले कि आगे बढ़ूं अपनी बात में, रूस और पाकिस्तान के बीच में 2.6 बिलियन डॉलर की डील हो गई है, और जिससे रूस की आयात में, स्टील आयात में 30% की कमी आई है। 2010 में इसी रूस ने कसम खाई थी कि पाकिस्तान के साथ कभी ट्रेड नहीं करेंगे, और वो कांग्रेस सरकार की सफलता थी। लेकिन आज मोदी सरकार जी एक अकेले सब पे भारी पड़ते हुए विदेशों में भेज रहे हैं प्रतिनिधि मंडलों को, और वहां पर रूस पाकिस्तान के साथ डील साइन कर रहा है। यहाँ अडानी का चीन के साथ व्यापार चल रहा है, भारत का चीन के साथ व्यापार चल रहा है, और आपके चैनल्स पर बैठ करके भाजपा के प्रवक्ता देश को बरगलाने का काम सिर्फ कर रहे हैं। और एक बात कह दूं त्रिपाठी जी को, अपनी बात को विराम देने से पहले, आपने जिन राहुल गांधी जी की साख की बात की है ना, उन्होंने 2 सांसद के चुनाव अभी पिछले वर्ष 4-4 लाख के मार्जिन से जीते। वाराणसी में हमारे विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी को 1 लाख के मार्जिन पे साख बचाना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए बहुत सादर आपको ये बात कह देना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी के बारे में देश क्या सोचता है वो केरला से, वायनाड ने से वहां की जनता ने भी बता दिया, रायबरेली की जनता ने भी बता दिया, और आज जातीय जनगणना के लिए मजबूर करके मोदी जी को, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये हलफनामा दिया था कभी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, उन्हें मजबूर करके भी राहुल गांधी जी की क्या साख है इस देश में आज साबित हो चुका है। तो इसलिए जो उन्होंने वहां पर नरेंद्र काम सरेंडर का जो उन्होंने बात कही है ना विपिन जी, उस बात को पुख्ता करते हुए कहूंगी, चाहे किसानों के सामने हो, चाहे चीन को क्लीन चिट देने के मामले में हो, चाहे आज हमारी सेनाओं के शौर्य को अपने नाम में लाकर के वोट मांगने के नाम पर हो, इनके पुरखे, इनके संस्कृति यही है, और उसी का जो है डिस्प्ले ये लोग गाहे बगाहे हर समय करते रहते हैं। जी महिमा जी, ठीक है, आपकी जो भी बातें उसका तो जवाब शिवम त्यागी देंगे, क्योंकि यहाँ वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे। एक छोटी सी बात, हाँ मैं आ ही रहा हूँ शिवम भाई, आप ही के पास आ रहा हूँ, बोलिएगा। मैं एक छोटी सी बात मैम यहाँ पे बोलूँगा, जो कल भी मैंने बोली थी। कल भी जब एक बात हो रही थी, बहस हो रही थी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता थे, आपने 2-3 चीज़ें बोली कि जो जनरल चौहान ने, CDS चौहान ने जो बात बोली, उसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो तो एयर कॉमोडोर ने यहाँ भी बोल दी थी जब ब्रीफिंग्स हो रहे थे, लेकिन उस चीज़ को वही लोग बोले ना तो बेटर है। ये कल आपके प्रवक्ता 11 मिनट बोले, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद मैंने इतनी शालीनता से उनसे बात कही थी और उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बस इसके बाद बात खत्म हो गई थी। तो कुछ चीज़ें देश की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, देश की रक्षा के हिसाब से और तमाम चीज़ों के हिसाब से अगर वो सेना के ही लोग बोले और उसी संदर्भ में बोले तो बेहतर है, उसको हमको चीरफाड़ यहाँ नहीं करनी चाहिए। एक बात मेरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए जो आपने। एक मिनट विपिन जी, मैंने आपकी बात सुनी और बड़े संक्षिप्त में आपकी बात को उत्तर दे दूं। जिस बात को, और क्षमा चाहती हूँ पहले मैंने नाम गलत ले दिया गलती से, जिस बात को CDS चौहान जाकर सिंगापुर की मीडिया से, ब्लूमबर्ग से, BBC से कर सकते हैं, उसको हमारे देश के अंदर जब हम प्रश्न उठा रहे हैं, जब इतिहास में भी गवाह है, इतिहास के स्पेशल सेशंस बुलाए गए, आज पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि 47 दिन पहले एक पार्लियामेंट सेशन की घोषणा कर दी गई है। मैं आप इसी देखिए, मैं फिर माफी चाहूंगा, लेकिन जो चौहान साहब ने कहा ना, आपने कहा कि देश में नहीं, ये सवाल अगर वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो जब तीनों सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे एयर कॉमोडोर से जब सवाल पूछा था, सेम लाइनें उनकी भी थी वो वहां पर, लेकिन उसकी चीरफाड़ करने की शायद मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर एक अलग प्रोपेगेंडा में अलग प्रोपेगेंडा वाला रवैया छोड़ना होगा विपिन जी। होलियर देन दाओ, देखिए सेना भी इस देश की है और करदाता उसका काम देता है। चलिए शायद आप, मुझे नहीं लगता कल आपके जो सहयोगी आए थे वो ये बात समझ गए थे। मैं अभी इसमें बहस में नहीं जाना चाहता। शिवम त्यागी, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा जा सकता है, यहाँ क्यों नहीं कहा जा सकता? ठीक है, आएंगे मैम। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं आप सभी के साथ से सम्मानित वे में कहना चाहता हूं कि आज मुझे राहुल गांधी की हार और इस कांग्रेस की बर्बादी का कारण पता चल गया। मैं भगवान भोलेनाथ को मानता हूं, मैं भोलेनाथ के सामने आप मेरे से जो अलावा बाकी के 4 लोग हैं उन सबकी गवाही लगाते हुए महिमा जी की बात को कहना चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ, आप कांग्रेस की इन प्रवक्ता की ये बात पूरे तरीके से मान लीजिए और इसको बाकी के जीवन भर के लिए अप्लाई कर दीजिए कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी साख है कि वो 2 लोकसभाओं से 4-4 लाख के मार्जिन से जीते। मैं कहता हूं आने वाले 50 साल और जब तक भी उनका जीवन है, बस वो उन्हीं 2 सीटों से 4-4 लाख से जीतते रहे, बाकी वो कांग्रेस को बर्बादी में लेकर जाते रहे, ऐसे ही जैसे अभी लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस अपने 135 साल की पैदाइश में
तीसरी सबसे बुरी हार में है और उनके प्रवक्ता उनको उतना चढ़ा के रखते हैं, कह रहे हैं ये साख है उनकी। आज समझ में आ गया कि आप यहां गड्ढे में क्यों पड़े। नरेंद्र मोदी को 1 लाख इंटरेस्टिंग, प्लीज आप बीच में नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप इनको रोकिए प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप करेंगे तो हम बोलेंगे। इनको रोकिए, मेरा निवेदन है एंकर महोदय से, मैम उन्हें बोलने दीजिए, सब यहाँ एक एक करके बोल रहे हैं। अब एक और चीज इन्होंने कहा पुराने किसी प्रधानमंत्री ने मुजरा, मंगलसूत्र, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है क्या? सुपर प्रधानमंत्रियों ने न जाने क्या क्या, खून की दलाली, गंदी नाली का कीड़ा, चाय वाला से लेकर क्या क्या नहीं कहा, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा, इन्होंने नरवणे जी का स्टेटमेंट कोट किया, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन कर देता हूं इनके लिए। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज, माना वर्बल डायरिया कोई चीज है, सारा यही नहीं कर देना हो। सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे मेरा मौका बोलने दीजिए। सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं। अच्छा महिमा जी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। ये सोनिया गांधी कंप्लीट करने, आप दोनों बोलते हैं तो कुछ नहीं सुन पाते हम। Why can't she let me talk? थैंक यू। मैं फिर से कहना चाहता हूं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एक किताब है, पेज नंबर 221, उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। शिमला अग्रीमेंट मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी के प्रेशर की वजह से हुआ। सेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब हम 1481 स्क्वायर किलोमीटर अंदर थे, 93,000 सैनिक थे, उस समय पर हमें शिमला अग्रीमेंट को इस फॉर्म में नहीं करना चाहिए था। यह पूरे तरीके से गलत हुआ। वहां पर हमने पीओजेको को भी जाने दिया, आजाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, वहां पर कुछ नहीं किया, सारी जमीन हमने उनकी छोड़ दी। और तो और वॉर प्रिजनर जो 52 थे, वो तक उनका आज तक कहीं पता नहीं है। आप बताएंगे हमें क्या कहती है सेना? जब अंदर बैठे हुए थे तब कुछ नहीं कर पाए। 1965, और उसी से रिलेटेड एक और किताब कोट कर देता हूं, उसमें खुद कहा गया कि उस समय अगर वायुसेना को इन्वॉल्व किया जाता और उसको ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की सही जानकारी दी जाती और अमेरिका के प्रेशर में आकर खुद वहां जाकर सीज फायर नहीं करवाया जाता तो सिचुएशन कुछ और होती। देश हार कर बैठे हैं आप भाई। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन देने के बाद 3,800 सैनिक शहीद हो गए। हमारे 1965 की वॉर में हिंदी चीनी भाई भाई का ड्रामा करते थे आप लोग। उनके सैनिक जब भूखे मर रहे थे, उनको चावल दिया भारत ने, और उसके बाद हम हारे। आप हमें बताएंगे ये चीजें क्या होती? प्लीज बीच। और सुनिए, मेरा निवेदन है आपसे, सुनने की क्षमता रखा कीजिए। अगर आपके नहीं बस की है तो प्लीज मत आया कीजिए डिबेट में, लेकिन अगर आते हैं तो सबकी बराबर बराबर सुनिए। और बहुत सारी चीजें थी। एक और अभय दुबे जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही। वो भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर वर्ग है, वो पूछना चाहता है क्लैरिटी के साथ कि क्या हुआ। एक तो सर हाथ जोड़कर बड़ा निवेदन है, आप ये जो एजेंडा प्रोपेगेंडा है पिछले 15 साल से चला रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे, बिल्कुल बोगस है। क्लैरिटी दी थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्लैरिटी दी गई थी। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, मेरे देश के डीजीएमओ ऑपरेशंस ने आके कहा कि हमने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनके कैंप छुड़ाए हैं। आपने माना था क्या? किसी ने माना था क्या? किसी ने कहा खून की दलाली, किसी ने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2019 में जब हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने कहा हमने एयर स्ट्राइक की, आपने माना था क्या? आपने क्लैरिटी तो तब भी मिली थी। डीजीएमओ इस समय आकर आपको ऑडियो विजुअल्स के साथ, टारगेट्स के साथ, चीजों के साथ, और तो और बात छोड़िए, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद जब हम भारत को अटैक करना चाहते थे, उससे पहले उसने हमारे एयर बेसेस तबाह कर दिए। अब और कैसी क्लैरिटी चाहिए भैया? अब तो नीचे आके भगवान हनुमान जी आपको छाती फाड़ के शायद दिखा दे तो आप मान जाएंगे। गजब हिपोक्रेसी है। कहीं कोई वर्ग में डिससैटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो विदेशों की तरफ से हमेशा से बैटिंग करते आए हैं, वही कर रहे हैं। ठीक, चलिए यहां पर काफी गर्मा गर्मी हो गई, बहस भी बहुत सारी हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं यहां पे, सब लोग हम पानी पिएंगे और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और तब डिबेट ओपन होगी। तब क्रॉस करिएगा, एक दूसरे को क्रॉस करिएगा, सुनाई दे ना दे ओपन होगी, क्योंकि यहां पहले हिस्से में सबकी बात साफ साफ सुनना जरूरी है। वापस लौट रहा हूं, बहुत छोटा सा ब्रेक होगा और तब ओपन डिबेट करेंगे। आवाज अड्डा में आज राहुल गांधी के उस बयान की बात हो रही है जहां पर सरेंडर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद काफी बवाल मचा, काफी राजनीति, और बात यहां तक गई कि सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने देश की सेना का अपमान कर दिया। बाकी प्रधानमंत्री को जो बोला या और भी जो कुछ बोला वो एक अलग बात है। अब डिबेट के उस हिस्से में जहां पर हम थोड़ा जल्दी बातों को रखेंगे, छोटे जवाब रहेंगे और ओपन भी रहेगी डिबेट। अभय दुबे साहब, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के तो नेता हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो
नेता प्रतिपक्ष भी हैं और ये बड़ी पोस्ट है, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज़ है। ठीक है, सवाल उठाना है, बिल्कुल उठाए जाएं, अपना रखें और राजनीति जो करनी है करें, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, थोड़े संवेदनशील मुद्दे होते हैं। मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, इस तरह की राजनीति करके वो खुद का और अपनी पार्टी का काम खराब नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, अगर आप उसका हालिया इतिहास देखें तो आप पाएंगे उसका भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी द्वारा जमकर राजनीतिक दोहन किया जाता है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर पूरा चुनाव प्रचार चलाया गया। सारे देश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि हमने घुसकर मारा। बीच में मत बोलिए, गलत, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। गलत। आप दूसरों को उपदेश दे रहे थे। आप तो मेरे से बहुत पुराने हैं, नहीं टोकूंगा, आप बिल्कुल दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। 1971 में 1971 हालांकि मैंने ही कहा था डिबेट ओपन रहेगी, लेकिन शिवम जी एक बार उनकी बात पूरी 1 मिनट तो सुन लें। शिवम जी युवा है, जोश में आ जाते हैं, इनको रोकिए आप जरा। शिवम जी एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। ओपन है इसका ये मतलब नहीं कि बोलने ही ना दें, उनकी बात सुन लेते हैं। शिवम, आप बेकार में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। अरे भाई मेरा भी तो सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपका बोलने का टाइम है ही नहीं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में कितनी सरकारें गिराई थी युद्ध के बाद? थैंक यू। जवाब मेरे मित्र आपके बोलने का टाइम है ही नहीं। आपके बोलने का टाइम आएगा तो अपने उच्च विचार व्यक्त कीजिएगा। अरे सवाल भी नहीं। चलिए अबे जी अब कम समय मेरे पास। अबे जी भी नहीं है यहाँ पे सवाल, अबे जी का काम है। तो मेरा निवेदन यह है कि 2019 का पूरा जो अनुभव बताता है कि नरेंद्र मोदी इस प्रकार की जो भारतीय सेना की कार्रवाइयां हैं उसको वोट में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं, और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता भी इसमें प्राप्त हो चुकी है। इस बार भी उनकी तरफ से वो कोशिश शुरू हो चुकी हैं। वो स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो उनकी पोशाक में पहन के बड़े होर्डिंग नहीं, मैं अबे जी मेरा सवाल यहाँ पे है कि ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। मैं तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि द वे राहुल गांधी डिड, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारी पूरे हुआ भी नहीं, आपने समझ लिया। अभी हमने 3 ही वाक्य बोले। नहीं, मेरे को प्लीज अदरवाइज मत लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वो चीज रखी, मैं उसकी बात कह रहा हूं। वो इसको एक अलग तरीके से रख सकते थे। नहीं, आप देखिए, आपने ये जो बहस आयोजित की है, ये राहुल गांधी के वक्तव्य का खंडन करने के लिए बहस आयोजित की है। पहली बात तो ये है, आप इस राहुल गांधी के वक्तव्य का जो मर्म है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो है जनता के एक बहुत बड़े हिस्से में, खासतौर से उस हिस्से में जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक और नरेंद्र मोदी का प्रशंसक कर रहा है, उसके दिमाग में सवाल है। वो सवाल विपक्ष उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा सवाल उठाएगी। भाजपा इस पूरे मसले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। इनके विदेश मंत्री ने इनको फांसा है, सब लोगों ने इनको फांसा है, और सीडीएस ने भी इनको फांसा है। तो ये उसमें बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये एक पतली गली ढूंढ रहे हैं। मीडिया उस पतली गली को ढूंढने में इनकी मदद कर रहा है कि राहुल गांधी ने गलत कह दिया। देखिए, सेना का आप कह रहे हैं, सेना का अपमान किया, ये स्पिन क्यों दिया जा रहा है इसको? यहां पर सेना का तो किसी ने अपमान नहीं किया, विपक्ष के किसी भी नेता ने। जब देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में फौजी झड़प हो रही थी, विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद विपक्षी सांसद सरकारी प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हुए सारे देश में भारत की बहुत अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि विपक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लें और कह रहे हैं भाई जी, आप मेरे सवाल को गलत लेकर, यही दिक्कत है कि कांग्रेस की जो स्थिति है ना आज, वो यहाँ पे आ गई। मैं हर्षवर्धन आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं, और अलग तरीके का सवाल, मतलब सबको लगेगा कि सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं। क्या राहुल गांधी इस चीज को, इस बात को ही रख लें, जो भी कह रहे हैं अभय जी, बेहतर तरीके से रखते तो जनता तक सही तरीके से जाती? द वे ही डिड, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत भ्रम नहीं है, और अभय जी की एक बात से मैं सहमत हूं। हालांकि आज वो बात नहीं है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट की थी, कोई भाजपा समर्थक या कांग्रेस समर्थक या किसी पार्टी के समर्थक की बात नहीं थी। हर किसी को ये बुरा लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे ये समझौते की बात कर सकते हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन उसके बाद जो कह रहे हैं, शायद उसके बाद उन्होंने लोगों से बात नहीं की, और पता नहीं किन लोगों से वो बात करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे मतलब सचमुच जानना है। कभी मैं समझना चाहूंगा कौन से भाजपा नेता कार्यकर्ता है जो ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये सवाल था सबके मन में। उसके बाद तो स्पष्टता आ गई पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से। अब राहुल गांधी का संकट समझिए, जो आप सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब मतलब मुझसे बहुत अच्छा अभय जी देंगे, मैं ये मानता हूं, मुझसे बहुत समझदार और विद्वान है।
जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें बार बार एक खींच दिखती है। नेता को क्या होना चाहिए? नेता को किसी भी स्थिति में, आप हार रहे हो, आप जनता के बीच में उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो, आपको लोकप्रिय जो भावना है उसके खिलाफ देश के मामलों में नहीं जाना चाहिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस जितने भी ताकतवर थे? नहीं थे ना, इसको आप समझिए जरा। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी जैसा व्यवहार नहीं किया। अब उसमें कोई कहेगा कि पहले के प्रधानमंत्री की शब्दावली क्या थी, बाद के प्रधानमंत्री की शब्दावली क्या थी, तो फिर यह भी सवाल आता है कि उस वक्त तो क्या क्या हुआ था। मतलब जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा था कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या करूं मैं, क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया था कि वहां कुछ उगता ही नहीं है तो छोड़ देते हैं। मतलब मुझे लगता है देश पर जब हमको बात करनी होती है तो सामान्य जो जन भावना है उसको समझे, नंबर 1, जो राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं। नंबर 2, जब आप बोल रहे हैं किन शब्दावलियों का चयन कर रहे हैं, आप रैली में बोलिए ना। आपने रैली में जो जो मोदी को बोलना था बोला, बोलते रहिए भाई, आपका दोनों की लड़ाई है, दोनों सत्ता ही तो चाह रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कोई संत आश्रम थोड़ी ना खोल रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी देश के लोगों के मन से उतर रहे हैं। अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो मुझे आप कह दीजिए, महिमा जी मेरे ऊपर नाराज हो सकती हैं, या कांग्रेस का कोई नेता और कुछ कह सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये हिस्सा वो राहुल गांधी को पीछे ले जाएगा। और मैं कह रहा हूं, अच्छा सोचिए जरा, कार्यकर्ता सृजन क्या था, समागम या समारोह जो भी था, आप उसका पूरा वीडियो देखिए ना, वो वायरल है विपिन। और मैं तो कहता हूं उस वीडियो को आपको एक बार दिखा देना चाहिए, अगर संभव हो तो जाते जाते समझ में आ जाएगी सारी डिबेट। वो कह रहे हैं वो क्या पता है ना, और जिस अंदाज में खिल्ली उड़ाते हुए वो नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए ये पीड़ा की बात है कि देश में एक नेता प्रतिपक्ष इस तरह का हो गया। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी आज नहीं तो कल सुधरेंगे और एक नेता प्रतिपक्ष, जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार करेंगे। महिमा जी, कल खुर्शीद साहब का भी एक बयान था जो कि डेलीगेशन के साथ गए थे। मैं देखिए फिर ये पूरी संजीदगी से पूछ रहा हूं, आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी तरफ सवाल डाल रहा हूं। और उन्होंने ये लिखा कि मुझे अपने देशभक्त होने का प्रमाण देना पड़ेगा। तो फिर सवाल उठता है ना कि क्या सोच चल रही है पार्टी के अंदर। आपको जो करना है घेरिए, जैसा करना है वैसा करिए, लेकिन उसमें एक लॉजिक तो दिखाई दे, उसमें एक स्टैंडर्ड तो दिखाई दे। बड़ी दिलचस्प बात है विपिन जी, कांग्रेस में क्या चल रहा है, खुर्शीद क्या कह रहे हैं, थरूर क्या कह रहे हैं, इसमें पूरे मीडिया को दिलचस्पी है। लेकिन रूस और पाकिस्तान के बीच में $2.6 बिलियन की डील साइन हो जाती है, जबकि रूस ने 2010 में कसम खाई थी। इसमें मीडिया को ना अचरज है, ना आपत्ति है, ना चिंता है। इस देश की संप्रभुता तब खतरे में आती है जब डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए हवन किए गए थे नरेंद्र मोदी के कहने पर, और जिन्होंने जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ये सारे जो भक्त हैं ना भाजपा के अंदर, मोदी भक्त, इन सब ने किए थे। और यहाँ हाउडी मोदी, वहां हाउडी मोदी, यहाँ नमस्ते ट्रंप। तो इसलिए आज जो आपकी आपत्तियां हैं, मैं कहना चाहूंगी थोड़ी सी टिल्टेड हैं, इन्हें सीधा करने की आवश्यकता है। वो मैम हमेशा आता है। देखिए अब मैं ना, इतनी जगह बहस होती है, इतना मीडिया को सब कुछ आप बोलते हैं, लेकिन हर बहस अपनी जगह अलग अलग होती है। आप और हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं। और आप जो ये बार बार डील की बात कर रही हैं, तो डील तो इंडिया ने भी की थी। अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर ने तो कल ही बयान दिया कि आपने जो रूस से वो सब खरीदा है 400, हमको अच्छा नहीं लगा, हमारी जरूरत थी, हमने खरीदा। आप तो नए लेवल पर हाइफनेशन कर रहे हैं। रूस और पाकिस्तान की डील को आप इंडिया और रूस की डील, इस समय कितना वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया मैम, कितना वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया। आपने किससे सामान खरीदा? उन्होंने चाइना से खरीदा। किसके विमान हुए? आपने F-35 क्यों नहीं खरीद लिया? आपने क्यों राफेल खरीदे? तो ये चीज तो गोल गोल घूमेगी। मैं अभी जो चीज कह रहा हूं उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब तो अलग होगा ना। शिवम त्यागी, नहीं, सुनिए, राफेल की डील के ऊपर आप एक अलग चर्चा रखिएगा, मैं खोल के आपको सारी बात समझाऊंगी। जरूर मैम, जरूर। आप रूस और पाकिस्तान की डील, रूस ने 2010 कसम खाई थी, और आप अब पहली बार हुआ है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ डील की। मैम ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोलेंगे, वो भी तो हुआ ना। आपने विपिन जी, ये तो आप जैसे मंझे हुए पत्रकार। नहीं, मैं मंझा हुआ नहीं हूँ मैम। खैर, क्या नहीं, शिवम त्यागी, मुझे आने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। देखिए मैं जवाब दे दूं 10 सेकंड में, बस सिर्फ एक बार जी। हाँ कर्नल साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। कर्नल साहब आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, थैंक यू। मुझे लगता था कि राहुल गांधी का ही जो है अच्छा बातचीत का स्तर है पाकिस्तान के साथ। अब मुझे पूरी उम्मीद है प्रवक्ता भी वही करते हैं। पाकिस्तान के एक मीडिया आउटलेट ने कहा कि कराची स्थित सोवियत युग के स्टील प्लांट को दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। वो सौदा 2.6 अरब का है।
रूस की एक खबर एजेंसी है AIR, उसने कहा, उसमें एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने कहा कि इन खबरों में कुछ नहीं है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, सनसनीखेज है, बिल्कुल नकली है, अफवाह है, भारत और रूस के बीच ही केवल रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। नहीं, चलो जो भी हो खबर, मैं कह रहा हूं जो भी हो हम उस पर बात कर लेंगे, जो भी हो उस पर बात। ठीक है कर्नल साहब मेरा समय समाप्त हो रहा है। सिंह साहब नहीं, मैं हाँ जी, सॉरी महिमा जी, शिवम जी, सॉरी कर्नल साहब। नहीं, मैं कह रहा था कि इन्होंने पाक रशिया के डिफेंस ट्रेड की बात की। आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की जो एक नाटो कंट्री है, उसने भी रशिया से S-400 खरीदा है। ये कंपनियां टोटली प्रॉफिट पे और लॉस बेसिस पे चलती है। अगर आपका भी कोई PSU लॉस करता रहे ना तो उसको सरकार बंद कर देती है। सो दे आर आंसरेबल। ठीक है कर्नल साहब, चूंकि समय समाप्त हो गया, आपने लेकिन जो एक दो लाइन में बात कर दी कि ये किस तरीके से होते हैं, और मैम महिमा मैम उस पर भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आज जिन चीज़ों पर आपने देखिए जो भी बोला, लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की कि आप सब लोग अपना पॉइंट रखें, शालीनता से हमारी बातचीत हो, सब अपनी अपनी चीज़ों को रखें, उस पर भी डिबेट कर लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। रक्षा सौदों पे तो हम रोज़ बात करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेना पे सवाल उठाना, मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको किसी एजेंडा से जोड़ के बात कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी साहब जो बोलते हैं वो नेता प्रतिपक्ष है, कुछ इस तरीके से बोले जहाँ पर चीज़ें बैलेंस में नजर आए, नहीं तो नुकसान वो अपनी पार्टी का कराते हैं, खुद का कराते हैं, और देश को इसका जो दंश झेलना पड़ता है वो अलग चीज़ है। अब आपको लगेगा कि ये किसके फेवर में और किसके फेवर में नहीं, ये देश के फेवर में मैं बात कर रहा हूँ। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद दूंगा, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।